हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनके जीवन के बारे में सारी जानकारी अच्छे से इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान भौतिकविदों में से एक माना जाता है। आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और ऐसे कई सिद्धांत जिन्हें भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। इसलिए आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मकथा, उनके संघर्ष, उनके सिद्धांतों और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता हरमन आइंस्टाइन और माता पॉलिन आइंस्टाइन थी। हरमन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। सन 1980 में हरमन आइंस्टाइन और पॉलिन आइंस्टाइन उल्मा से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में रहने आ गए। वहां सेटल होकर हरमन आइंस्टाइन और एल्बर्ट के अंकल जैकब आइंस्टाइन ने एक नई कंपनी की स्थापना की जो डीसी के लिए बिजली के उपकरण बनाती थी। एल्बर्ट के जन्म के करीब 2 साल बाद एल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ, जिसका नाम उनके माता पिता ने माजा रखा था। अपनी छोटी बहन को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। एल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफ़ी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए। जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार एल्बर्ट बोले कि सूप काफ़ी गर्म है। पहली बार एल्बर्ट के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब एल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसके जन्मदिन पर उनके पिता हरमन आइंस्टाइन ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र ला के दिया। चुंबकीय कंपास देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यहीं से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। जब एल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसे म्यूनिक के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। वार्तालाप में होने वाली कठिनाई के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल जाना कुछ समय बाद शुरू किया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहाँ वायलिन बजाना भी सीखा। कुछ अपनी आध्यात्मिक से अपने माता पिता से उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार हो गया। उन्होंने अपने वायलिन का नामकरण भी किया। वो अपनी वायलिन को लीना कहते थे। 3 साल बाद जब एल्बर्ट 8 साल का हुआ तो उसका एडमिशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज इस स्कूल को एल्बर्ट आइंस्टाइन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं उस समय यहूदियों के लिए बहुत समस्याएं थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हुई। यहूदी होने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को बच्चे बड़ा चिढ़ाया करते थे। एक यह भी कारण था कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एल्बर्ट धार्मिक किताबें भी पढ़ता था। उसे बाइबल पढ़ी, धर्मों को भी समझने की कोशिश की। उसे एक बात पता चली कि
हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हर इंसान उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। इसी बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक दोस्त बना जिसका नाम मैक्स टेल्मे था। वो उम्र में एल्बर्ट से बड़ा था। वो एल्बर्ट को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। मैक्स टेल्मे चिकित्सा विज्ञान का छात्र था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को उसकी उम्र के हिसाब से उसे मैथ्स और फिजिक्स की नॉलेज ज़्यादा थी। एल्बर्ट, जिसने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरीज का एक अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत पा ली थी। दोस्तों, एल्बर्ट के अंकल जाकोब आइंस्टाइन उसके साथ रहते थे। उसे अपने अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब एल्बर्ट को अलजेब्रा समझने में दिक्कत हो रही थी, तब उनके अंकल जाकोब ने उन्हें बड़े सरल तरीके से उसे समझाया था। इसी बीच एल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे डायरेक्ट करंट के उपकरणों को अल्टरनेटिव करंट में बदल सकें। इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये नौबत आई कि उन्हें ये कंपनी को बंद करना पड़ा। अब उनके पास कोई पैसे का सोर्स नहीं था, इसलिए नए व्यापार की तलाश में एल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार को म्यूनिक छोड़ना पड़ा। वो इटली के शहर मिलान शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद इटली के पवैया चले गए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने चचेरे भाई के साथ म्यूनिक में ही रुकना पड़ा। लुइटपोल्ड जिम्नेशियम में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई प्रयास किए कि वो भी उनके साथ जा सके, परंतु उनके पिता नहीं माने। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी फैमिली के चले जाने का बहुत दुख हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका सपना था एल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लुइटपोल्ड जिम्नेशियम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर केवल रट्टा लगाते थे, लेकिन एल्बर्ट को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के प्रशासन से भिड़ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए दिसंबर 1894 में बीमारी का बहाना बनाया और डॉक्टर से उन्हें स्कूल के लिए मेडिकली अनफिट दिखाने के लिए कहा। इसके बाद वो अपने परिवार के पास पवैया इटली आ गए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को वहाँ देखकर उनके पिता बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि एल्बर्ट अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को इटली की खूबसूरती बहुत पसंद आई। वो कभी घूमने निकल जाते, कभी पहाड़ पर, और बहुत सी अच्छी जगह थी उनके घूमने के लिए। सन 1894 में एल्बर्ट ने अपना पहला रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, केवल 15 साल की उम्र में, जिसका शीर्षक था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईयर इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब एल्बर्ट 16 वर्ष का हुआ तो उसे उनके माता पिता ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने को कहा। उनके पिता बोले, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करो। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन जूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। जब रिजल्ट आया तो उन्हें स्विस के प्रिंसिपल ने बुलाया। कहा, तुम्हारे अंक भौतिक विज्ञान और गणित में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन तुम बॉटनी, जूलॉजी, फ्रेंच में फेल हो गए हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन की विनती करने पर उन्होंने कहा, तुम क्लास तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन तुम स्कूल के छात्र नहीं रहोगे। इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, लेकिन सर मुझे डिग्री चाहिए। यह सुनकर प्रिंसिपल ने सलाह दी कि स्विट्जरलैंड के आरओ में स्थित एक स्कूल है जिसका नाम आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल है, जहां 1 साल पढ़कर तुम फ्रेंच, जूलॉजी और बाकी के विषय में पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल की सलाह पर एल्बर्ट आइंस्टाइन जूरिच से लगभग 20 मील दूर आरो स्विट्जरलैंड आ गए। दोस्तों, जहां उनको जोस्ट इंटेलर के घर पर ठहरना पड़ा, जो आर्गोविन कैंटोनल स्कूल के टीचर थे, इसलिए उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। वहां जोस्ट इंटेलर के बेटी मारिया इंटेलर विंटेलर को देखते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन उसके प्यार में पड़ गए। उनके साथ रहने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन और जोस्ट इंटेलर की परिवार में गहरा लगाव हो गया। भविष्य में यही दोस्तों और लगाव रिश्तेदारी में बदल गया। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन और मारिया की शादी नहीं हुई, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहन माजा की शादी
जोस्ट इंटेलियर के लड़के पॉल के साथ हो गई। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को अच्छे से सोचने का मौका मिला कि इससे उनके अंदर बहुत से सवाल जन्म लेने लगे कि ये दुनिया कैसे दिखेगी यदि मैं लाइट पर बैठकर सफ़र करूं, मैं उसे पकड़ सकूं। सन 1896 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी और वह अब किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। सितंबर 1896 में एल्बर्ट ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पास की। फिर वो वहाँ से जूनिच वापस आ गए और एल्बर्ट ने फिर से फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। इस बार उनका एडमिशन हो गया। यहाँ पर उनके स्कूल का पहला दिन था। जब वो क्लास में गए तो उनकी मुलाकात मिलोवा मैरिक से हुई। उसके बाद उन्होंने एक अध्यापक ने बताया कि एल्बर्ट ये वो छात्र है जिसके तुमसे ज़्यादा भौतिक विज्ञान में अंक है। और जब उनके टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं आता था, लेकिन मिलेवा ने तुरंत उसका जवाब दिया। यह देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन दंग रह गए क्योंकि पहली बार उनको टक्कर का इंसान मिला था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों साथ में खाते, पढ़ते और घूमते थे। यही भविष्य में चलकर एल्बर्ट की वाइफ बनी। सन 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के हुए तब उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। उसका शीर्षक था कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। डिप्लोमा पास करने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता थी। इसलिए एल्बर्ट ने कोचिंग पढ़ाने के लिए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ बच्चे भी मिले भी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। सन 1901 में एल्बर्ट को स्विस की नागरिकता मिल गई और सन 1902 में जब एल्बर्ट 23 वर्ष के थे तब उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3 की नौकरी मिल गई। ये नौकरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ घंटों ही काम करना पड़ता था। एल्बर्ट को रिसर्च करने और उन्हें पब्लिश करने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। उनके लिए एक और अच्छी बात थी, जो भी एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में आती थी आइंस्टाइन उसे बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इससे उन्हें काफ़ी नॉलेज भी मिलती थी। सन 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलोवा मैरिक ने बर्न स्विट्ज़रलैंड में शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों ही रुचि भौतिक विज्ञान में थी। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम हंस एल्बर्ट आइंस्टाइन रखा गया। पेटेंट ऑफिस में काम करने के साथ साथ एल्बर्ट पीएचडी भी कर रहे थे। कड़ी मेहनत से उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित किया। दोस्तों, ये ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। हम अभी आगे इन सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि इस प्रकार थे: फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी पर। फिर क्या था, एल्बर्ट की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में प्रोफेसर बने। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन सन 1909 में ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में प्रोफेसर की नौकरी की। सन 1910 में एल्बर्ट के दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम एडवर्ड आइंस्टाइन रखा गया। हालांकि एडवर्ड की 20 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। सन 1911 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी दी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी की मदद से आज हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करती है, उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसकी बात अभी करते हैं। इसी साल एल्बर्ट ज्यूरिच से प्राग शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने चार्ल्स फर्नांडिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की और साथ ही उन्हें ऑस्ट्रियन नागरिकता भी मिली। सन 1912 में एल्बर्ट आइंस्टाइन वापस ज्यूरिच आ गए। यहाँ 2 सालों तक प्रोफेसर की नौकरी की। यहाँ 2 साल रहने के बाद वो बर्लिन जर्मनी चले गए। एल्बर्ट और मिलेवा के बीच कुछ मतभेद थे, जैसे कि उन्होंने
एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर्स तैयार करने में काफ़ी सहायता की थी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, उनमें मिलेवा मैरिक का उसमें कोई नाम नहीं था, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और अन्य भी कारण थे। इसी कारण वो दोनों 1914 में एक दूसरे से अलग हो गए। मिलेवा मैरिक अपने दोनों बेटों को लेकर एल्बर्ट से अलग हो गई और 5 साल बाद सन 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी दूसरी जीवन संगिनी चुनी, जिनका नाम एल्सा था। उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। 2 अप्रैल 1921 एल्बर्ट ने पहली बार यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। वहां उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। सन 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज के पैसे अपने पूर्व पत्नी मिलेवा मैरिक को दे दिए ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। सन 1930 दिसंबर में दूसरी बार यूएसए में कदम रखा और कुछ समय तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। फिर वो वापस बर्लिन जर्मनी आ गए। लेकिन सन 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय लिया। एल्बर्ट और एल्सा 1933 में यूएसए आ गए, वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर 7 साल बाद उन्हें यूएसए की नागरिकता मिल गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अंतिम वक्त में काफ़ी दर्द हुआ था और आंतरिक रक्त रसाव मतलब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में हुई थी 76 साल की उम्र में। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी ज़िंदगी जी, गर्व की ज़िंदगी जी। वो जहाँ जाते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुल 300 वैज्ञानिक पत्र और 150 गैर वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए। दोस्तों, 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही शोध के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। इस हरकत के कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वे ने कहा कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को केवल शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनकी बुद्धिमत्ता का राज जान सकें। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में रखा गया। लेकिन फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिमाग के 256 टुकड़े कर बड़े बड़े शोधकर्ताओं के पास भेज दिया। कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि उनके दिमाग में ग्लियाल सेल की मात्रा शायद अधिक थी। उनका लेफ्ट हिप्पोकैम्पस थोड़ा बड़ा था, जो याद रखने और कुछ सीखने में एक बहुत बड़ा योगदान देता था, और इसी एरिया में आम मस्तिष्क के मुकाबले ज़्यादा न्यूरॉन्स थे। दोस्तों, उनकी जो थ्योरीज थी काफ़ी आज तक पूरी उन पे अमल होता है। उनका काफ़ी साइंस के उसमें सीखने को मिला, जैसे कि न्यूटन लॉ था उनका, गैलियन रिलेटिविटी थी। ठीक है दोस्तों, जो कि न्यूटन लॉ तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों, E=mc² जो डिस्टेंस और टाइम की परिभाषा थी। काफ़ी वजह से आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से साइंस में तरक्की कर पाए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी सारी छोटी बड़ी बातें इस वीडियो में बता दी होंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके और ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, साइंस में उनकी भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।